नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य काल का अध्ययन कर रहे हैं, मौर्य वंश के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो मौर्य वंश का संस्थापक होता है उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना। और आज हम जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में जो उसका मित्र कह दो, चाहे उसका जो आगे चलकर जो प्रधानमंत्री बनता है चाणक्य, जिसके कई नाम हमें देखने को मिलते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऐसे कई उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानेंगे। हालांकि भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए तो भारतीय इतिहास में इस चाणक्य का जो महत्वपूर्ण योगदान और अहम भूमिका रहती है, उसके बारे में जो प्रारंभिक जीवन में जो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्या क्या चीज़ें जो इसके बारे में कही गई, क्या चीज़ें जो उल्लेखित मिलती है, और इसके प्रारंभिक जीवन में यानी जो उससे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यानी मौर्य वंश की स्थापना होने से पूर्व इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें क्या कोई चीज़ें प्राप्त होती है, क्या जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना में अगर बात की जाए, इसका अहम रोल होता है। बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य का, इसके द्वारा ही जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो शासक बना दिया जाता है, मगध साम्राज्य का शासक बना दिया जाता है, इसकी जो अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और भारतीय इतिहास में भी इसकी अहम भूमिका है। तो आज इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानेंगे। अगर बात की जाए कौटिल्य की कहाँ पैदा हुआ था, इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसके माता पिता कौन थे और इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि अगर बात की जाए तो कुछ विशेष जानकारियां हमें जो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं प्राप्त होती। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की हमने बात की थी, उससे संबंधित हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। हालांकि इस किरदार को, कैरेक्टर को सभी लोग जानते हैं। अगर बात की जाए तो भारत में आज भी वर्तमान समय में बात की जाए काफ़ी पसंदीदा चरित्र है और इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को, कई लोगों को इसके बारे में पता रहता है। जो कौटिल्य की जो नीति है, इसके द्वारा जो पुस्तक की रचना की सबसे चर्चित पुस्तक रहती है जो अर्थशास्त्र वर्तमान समय में भी इसकी जो पांडुलिपि उपलब्ध है, बात की जाए तो सामशास्त्री नामक व्यक्ति को ये प्राप्त होती है और ये जो मद्रास के संग्रहालय में जो संग्रहित बताते हैं अर्थशास्त्र, इसके बारे में। हालांकि ये पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित, राजनीति से संबंधित पुस्तक है, जिसमें शासन संचालन से संबंधित नीतियों के बारे में बताया गया है और इसमें जो सप्तांग सिद्धांत, राजा के द्वारा जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की भी चर्चा जो कौटिल्य के द्वारा दिया गया है और किस तरीके से राजा को अपनी जनता पे, अपनी प्रजा पे शासन करना चाहिए और किस तरीके से उसे कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें विस्तृत रूप से जो यहाँ हमें अर्थशास्त्र में दी गई है कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक में। तो आज हम इसकी प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। तो इस प्रारंभिक जीवन की सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए जैन और बौद्ध साहित्य, उन्हीं से हमें जो प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूलतः अगर बात की जाए जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध साहित्य जिसमें महावंश बौद्ध ग्रंथ है, उससे हमें प्राप्त होता है। परिशिष्ट पर्वन है जो जैन ग्रंथ है, उससे हमें जो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें पता चलती, उन्हीं बातों का हम आज जिक्र करेंगे। तो इसके पहले उपनाम मैंने बता दिया, इसका कौटिल्य भी कहते हैं, इसको चाणक्य भी कहते हैं, इसको विष्णुगुप्त भी इससे कहते हैं, इत्यादि कई इसके उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री होता है, मौर्य वंश की स्थापना में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान रखते चंद्रगुप्त मौर्य को, इसी के द्वारा मगध साम्राज्य का शासक बनाया जाता है। तो इसके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो इसके जन्म के बारे में कहा जाता है कि तक्षशिला जो बात की जाए वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र, पेशावर के आसपास का, जहाँ पहले जो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे नालंदा है, विक्रमशिला, ये प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वही तक्षशिला में जो प्राचीन विश्वविद्यालय था वहीं पे इसका कहा जाता है कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। ये जन्म से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति होता है और इसकी प्रतिभावान व्यक्ति होता है जो शुरुआती दौर में अगर बात, इसके द्वारा जो वहीं पर अपनी एजुकेशन शिक्षा को पूरा किया जाता है। कहाँ पे, तक्षशिला में ही अपनी शिक्षा को पूरा करता है और वहीं से धर्म से संबंधित, साहित्य से संबंधित, जो वेदों से संबंधित ज्ञान इसके द्वारा अर्जन किया जाता है। नीति संचालन, नीति शास्त्र में ये निपुण हो जाता है, शस्त्र संचालन में ये निपुण हो जाता है। अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन उसके द्वारा तक्षशिला में की जाती है और वहीं से ये पारंगत होकर निकलता है और ये बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान और बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है। तक्षशिला में इसका जन्म होता है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार की घटना बताई गई है जो इन्हीं साहित्य में उल्लेख मिलता है कि एक बार इसकी माँ के द्वारा जो विलाप किया जाता है, इसकी माँ के द्वारा दुख प्रकट किया जाता है, विषाद क्षोभ प्रकट किया जाता है और कहा जाता है कि
तुम्हारे हिस्से में जो राजयोग लिखा है उसकी माता के द्वारा ये बात कही जाती है कि तुम्हारे जो सौभाग्य में ये लिखा है कि तुम एक दिन छत्र धारण करोगे, यानी कि एक दिन राजा बनोगे, शासक बनोगे। और इसकी माँ कहती है कि जब तुम राजा बन जाओगे, शासक छत्र धारण कर लोगे, तो तुम उस समय अपनी माँ को भूल जाओगे। ये बात कहते हुए इसकी माँ के द्वारा क्या किया जाता, विलाप किया जाता। कहा जाता है कि तुम्हारे भाग्य में तो राजा बनना लिखा हुआ है। तब इसके द्वारा अपनी माँ को कहा जाता है, बोले बता माँ, शरीर के कौन से अंग पे ये बात लिखी हुई है कि मैं राजा बनूंगा, छत्र धारण करूंगा। तो इसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे जो दांत है, दांतों के अनुसार ये लग रहा है कि तुम एक दिन छत्र धारण करोगे। तो उसी वक्त इसके द्वारा अपने जो दांतों को तोड़ दिया जाता है, उन्हीं दांतों को, ये बात इसके बारे में कहा जाता है जो साहित्य में उल्लेख हमें मिलती है। और अपनी माँ को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कतई तुम्हारा अनादर नहीं करूँगा, कतई मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये घटना इसके जीवन से संबंधित बताई जाती है। और उसके अलावा इसके द्वारा जो किस तरीके से जो ये प्रतिज्ञा की जाती है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जिक्र पहले भी किया है। और इसके अलावा जो और भी क्या उल्लेख हमें मिलता है जो बात की जाए, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। मूलतः जो महावंश है, महावंश में भी हमें उल्लेख मिलता है। और उसके अलावा जो परिशिष्ट पर्वन है उसमें भी हमें उल्लेख मिलता है कि इससे संबंधित क्या किस तरीके से जो उसके द्वारा जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना और नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा जो की जाती है। तो कहा जाता है कि जो अंतिम नंद शासक था, नंदराज था, उसके द्वारा क्या किया जाता, एक भुक्तिशाला, भुक्तिशाला जिसे दानशाला ही कहते हैं, जहाँ पे ब्राह्मण लोग एकत्रित होते थे निर्धन, उनको क्या किया जाता था, राजा के द्वारा अपने हाथों से दान दिया जाता था। अब ये भुक्तिशाला उसके द्वारा जब पुष्पपुर है, मूलतः जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र है, उसे पुष्पपुर में उसके द्वारा भुक्तिशाला, दानशाला बनवाई जाती है। वहाँ पे सारे ब्राह्मण एकत्रित होते, ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रार्थ भी किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे धनानंद खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को क्या करता था, दान करता था। कहते हैं कि संयोग से एक बार जो चाणक्य वहाँ चले गए कि अमुक राजा ने ये जो दानशाला बना रखी है, और उसने कहा चलो ठीक है हम भी चलते। एक बार जो चाणक्य चले जाते, जब चाणक्य चाहते तो उसमें क्या बैठने के लिए दानशाला में अलग अलग व्यवस्था होती है। मुख्य ब्राह्मण की जगह अलग होती है, उसके अलावा बाकी के ब्राह्मणों के लिए जगह अलग होती है। और उसके अनुसार ही जो राजा दान करता है। तो उसी समय कहते हैं कि चाणक्य क्या करते हैं कि भूलवंश है जो मुख्य ब्राह्मण है, मुख्य ब्राह्मण होता है, उसके स्थान पे बैठ जाते हैं। अब इस बात से क्या हो जाता है, नंद राजा जो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। और अत्यधिक क्रोधित होने के पश्चात उसके द्वारा जो चाणक्य का अपमान कर दिया जाता है ब्राह्मण का, और उसे अपनी दानशाला से निकलवा दिया जाता है। इस बात से जो चाणक्य को भी बहुत बुरा लगता है और चाणक्य भी क्रोधित हो जाता है। चाणक्य के द्वारा भी जो प्रतिज्ञा कर ली जाती है, इसी समय प्रतिज्ञा की जाती है कि जब तक मैं समूल विनाश नंद वंश का नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और कहते हैं कि इसी प्रतिज्ञा के कारण उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसी प्रतिज्ञा के द्वारा जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए, धनानंद से अपमान के बदला लेने के लिए जो चंद्रगुप्त से को अपने साथ किया जाता है, और चंद्रगुप्त को जो प्रशिक्षण देकर, और उसके अलावा जो उसके पश्चात अंतिम जो नंद वंश का शासक होते हैं उसकी हत्या करके मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना उसके द्वारा कर दी जाती है। ऐसी प्रतिज्ञा उसी वक्त कर ली जाती, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य कह दो, चाहे आप विष्णुगुप्त कह दो, चाहे इसे कौटिल्य कह दो। तो जब कौटिल्य का अपमान नंद वंश के शासक के द्वारा कर दिया जाता है, तो इससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसके द्वारा ये उसी समय प्रतिज्ञा की जाती। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी कहानी भी हमें और मिलती है। और परिशिष्ट पर्वन में जो उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथ, तो उसमें कहा जाता है कि इसे कई जगह हमें देखने को मिला। परिशिष्ट पर्वन कहता है चणक नामक ग्राम होता है, उसी में किसका जन्म होता है, कौटिल्य का जन्म होता है, इसीलिए चाणक्य कहलाता है। और कई जगह हमें ये देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र में ही किसका जन्म होता है, चाणक्य का जन्म होता है। इसके पिता का नाम जो कपिल ब्राह्मण था, कपिल ब्राह्मण के यहाँ इसका जन्म होता है। मूलतः ये बात तो स्पष्ट है कि इसका जन्म कहाँ होता है, ब्राह्मण परिवार में होता है। अब ये कहा जाता है कि जब कौटिल्य बड़ा हो जाता है तो कौटिल्य का विवाह एक यशोमती नामक विवाह जो स्त्री से होता है, यशोमती इसकी पत्नी होती है। ये परिशिष्ट पर्वन में जो जैन ग्रंथ है साहित्य, उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि इसका विवाह यशोमती नाम की एक कन्या से होता है। और चाणक्य की कहते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है, और यशोमती की बहनें थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति का यानी कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है, निर्धनता का उपहास उड़ाती है। ये बात जब उसको
अच्छी नहीं लगती, यशोमती द्वारा उसे प्रेरित किया जाता है कि जब धनानंद के द्वारा बोले पुष्पपुर में जो पाटलिपुत्र में एक दानशाला बनवा रखी है तो तुम भी चले जाओ वहाँ पे। चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य द्वारा मना किया जाता है, फिर भी उसके द्वारा बार बार उसे ये कहा जाता है और प्रेरित किया जाता है। तो अंत में चाणक्य क्या करता है कि वहाँ धनानंद की दानशाला में चला जाता है। अब धनानंद की दानशाला में चला जाता है तो धनानंद की दानशाला में जाते ही जो वह क्या करता है, वही बात, वो मिलती जुलती बात कही जाती है। धनानंद की दानशाला में जो मुख्य ब्राह्मण होता है उसके पद पे, उसके स्थान पे ये बैठ जाता है। और इस स्थान पे बैठने पर जब नंदराज जाता है तो वह अत्यधिक क्रोधित और आग बबूला हो जाता है और उसके द्वारा जो चाणक्य का अपमान किया जाता है। और कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, उस सभा से जो चाणक्य को वहाँ से चोटी पकड़ के, यानी कि उसकी शिखा पकड़ कर जो दानशाला से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी क्षण कहते हैं कि जो कौटिल्य के द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है, इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसके द्वारा कहा जाता है कि जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और जब तक मैं अपनी शिखा को, अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा, जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा। और इसी प्रतिज्ञा के पश्चात कहते हैं कि किस तरीके से, मैंने वो कहानी आपको बताई कि किस तरीके से जो चाणक्य है जो को चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है और उसके पश्चात सेना का पुनर्गठन किया जाता है और धीरे धीरे जो संपूर्ण मगध साम्राज्य पे उसके द्वारा अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने बात कही थी ना, जो पाटलिपुत्र उसकी माता आ जाती है, जो मौर्य नगर में उसके पिता का शासन होता है, वहाँ युद्ध होने, किसी आक्रमणकारियों के द्वारा युद्ध करके उसके पिता की हत्या कर दी जाती है और उसके पश्चात वह अपने पुत्र को लेकर चली आ जाती। पुत्र को लेकर आने के पश्चात किस तरीके से वह अपने पुत्र को छोड़ती है, जो अनाथ अवस्था में छोड़ देती है। और उसी दौरान जो उसके पश्चात बात की जाए, शिकारी के पास पहुंच जाता है, शिकारी से वो गोपालक के पास पहुंच जाता है और किस तरीके से 1000 कृषार्पण में जो चाणक्य के द्वारा शिकारी से ये खरीदा जाता है। तो ये उस प्रकार ये दोनों मिल जाते हैं, उनमें जो मित्रता हो जाती है किस तरीके से। और उसके पश्चात उनके द्वारा ये अपनी योजना बनाकर विधिवत रूप से इनके द्वारा सेना का गठन किया जाता है और जो मगध साम्राज्य से नंद वंश को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो ये जो कौटिल्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो चाणक्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहते हैं और जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जो मौर्य वंश की स्थापना करने में और मगध साम्राज्य से नंद वंशों को उखाड़ कर फेंकने में, उसके बारे में हमने जाना। किस तरीके से जो कहाँ उनका जन्म होता है, किस तरीके से जो नंद शासक के द्वारा उसका अपमान किया जाता है और उसके पश्चात उसके द्वारा अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लेते हुए और उसके द्वारा जो नंद वंश को जो मगध साम्राज्य से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। अब जो बात करेंगे हम निकट, जो अपनी क्लास होगी अगली क्लास में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और चाणक्य के द्वारा किस तरीके से अपने विजय अभियानों को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से उसके द्वारा मगध साम्राज्य को जीता जाता है या पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पंजाब प्रांत को जीता जाता है। उसमें कई जो इतिहासकारों में भी हमें मतभेद देखने को मिलता है। उनके द्वारा कहा गया पहले इसने मगध साम्राज्य को जीता या पंजाब प्रांत को जीता, पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीता था। ये चीज़ें हैं जो उसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे। और अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अनिश्चितताओं का दौर है। हालांकि सरकार के द्वारा 30 अप्रैल तक जो आपकी जो कॉलेज वगैरह सारे शैक्षणिक संस्थान है उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और सारी कक्षाएं जो नियमित रूप से ऑनलाइन ही सुचारू करने के निर्देश दिए गए। जैसा भी स्थिति स्पष्ट होती है उसके बाद में देखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे जो मन लगाकर जो अध्ययन कर रहे होंगे और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें, इस कोरोना से संबंधित भी आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। और उसके अलावा जो अपने अध्ययन से संबंधित यानी अपने अध्ययन से संबंधित भी लापरवाही बिल्कुल न बरतें, यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ और मुझे विश्वास है पूरा कि आप मेरी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।